सो हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी मंजिल 10th इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाऊंगा और मुझे लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना चाहिए, बिकॉज ये आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपका स्कोर बढ़ाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा साइंस के अंदर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपका इंटरेस्ट बढ़े तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। आज हम देखेंगे आपका अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है ग्रेविटेशन, और ये पार्ट 1 का चैप्टर है। ठीक है, आपको पता है पार्ट 1 का चैप्टर, तो ये है अपना ग्रेविटेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ग्रेविटेशन, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में होगा, या फिर पिछले साल आपका कॉलेज नहीं हुआ, मतलब 9th में आप कुछ पढ़ाई नहीं किया, स्कूल में नहीं गए, तो फिर आपको ये अच्छे तरीके से पता नहीं होगा कि ग्रेविटेशन क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ एक कहानी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगी कि क्या हुआ था। जो न्यूटन है, मतलब ग्रेविटेशन का जो निर्माण है या फिर इसका इन्वेंशन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन, इस साइंटिस्ट ने किया था। और वो कैसे किया था कि क्या हुआ था, जब एक पेड़ था, किसका पेड़ था? एप्पल का। ठीक है, एप्पल का पेड़ था और एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था अपना साइंटिस्ट जिसका नाम है आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो जब न्यूटन यहाँ पे नीचे बैठा हुआ था तो क्या हुआ कि अचानक से ऊपर से एक जो एप्पल है वो उसके सर पे गिर गया। तो उसने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आता है, हर बार ये जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों आता है, ये सवाल उसके मन में आ गया। और यहाँ पे उस दिन उसने बहुत सोचा, घर गया, उसके बाद सोचा कि ये एप्पल जो है वो ऊपर क्यों नहीं गया। ओके, तो जैसे वो पेड़ पे था, पेड़ पे वो ब्रेक हो गया, उसके बाद वो साइड में उसकी मूवमेंट क्यों नहीं हुई, साइड में, इस साइड में, लेफ्ट साइड में उसकी मूवमेंट क्यों नहीं हुई, वो ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे ही क्यों आया, एप्पल अर्थ के सरफेस के ऊपर ही क्यों आया। जैसे कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, ये है अर्थ, तो ये आया अर्थ के मिडल वाले पोर्शन में। ठीक है, यहां से एप्पल गिरा ये इसके सर पे और नीचे आके रुक गया। कब तक आया वो नीचे? जब तक अर्थ को वो टच ना हो जाए। तो ये नीचे ही क्यों गिरा, और तब जाके समझ में आया कि एक ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है, और जो क्या करता है, जो अर्थ के पास है, किसके पास है ये फोर्स? अर्थ के पास है। और ये फोर्स के कारण क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर होती है वो अर्थ की तरफ खींची चली आती है। ओके, इसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो अपना ट्री पे अपना जो एप्पल था, वो एप्पल के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा था जो कि है ग्रेविटेशन, और वो जैसे ही ब्रेक हुआ तो वो फोर्स ने क्या किया, ये एप्पल जैसे ही पक गया, पूरा ब्रेक हो गया, प्लांट से डिटैच हो गया, तो वो एप्पल नीचे आ गया, बिकॉज कि अर्थ के पास एक फोर्स है, वो है ग्रेविटेशन। हर जो चीजें हैं हमारे इस अर्थ के ऊपर, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। तो फिर एक सवाल आता है कि ग्रेविटेशन फोर्स कब तक है, कितनी लिमिट तक? ओके, सो मतलब क्या, तो अभी ये हो गया हमारा एप्पल के बारे में। एप्पल के बारे में आपको समझ में आ गया एक पूरी कहानी, और ग्रेविटेशन क्या होता है वो भी समझ में आ गया। तो अभी सवाल आता है कि हमारे जो अर्थ है ये क्या है? ये है अर्थ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, ये है अर्थ। तो अर्थ के आजू बाजू में कौन यहाँ पे रिवॉल्यूशन करता है? आपको पता है कौन रिवॉल्यूशन करता है? मून करता है। कौन रिवॉल्यूशन करता है? मून। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं, ये है अपना मून, जिसे हम अर्थ का सैटेलाइट कहते हैं। ओके, सो ये जो है वो अर्थ के अराउंड में क्या करता है? रिवॉल्यूशन करता है। और क्यों रिवॉल्यूशन करता है? बिकॉज ये मून जो है इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो मून जो है वो किसकी तरफ खींचा चला आ रहा है? अर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा ऐसा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ऐसा खींचा चला आ रहा है, और इसीलिए ये मून जो है वो ऐसे मूवमेंट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा ऐसे मूवमेंट? बिकॉज इसको एक रस्सी से बांध के रखा हुआ है। एक रस्सी नहीं है तो वो एक फोर्स है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसके कारण ये मून पे एक्ट है, इसलिए मून जो है वो अर्थ के अराउंड में क्या होता है? रिवॉल्व करता है। ये होता है अपना ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशन, उस फिनोमिनन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और जो फोर्स एक्ट हो रहा है मून के ऊपर बाय द अर्थ, जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये आपको और एक एग्जांपल समझ में आएगा। अभी और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जो अर्थ है वो किसके अराउंड में घूमती है। अभी अर्थ के अराउंड में मून घूमता है, आपको पता है, लेकिन अर्थ किसके अराउंड में घूमती है? वो है सन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट होते हैं। सबसे पहले तो होता है सन। सन के अराउंड में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे प्लैनेट क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, और उसमें से एक क्या है? हमारी अर्थ है। एक क्या है? हमारी अर्थ है। तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है वो सन जो है वो लगा रहा होगा। ठीक है, तो सन के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, उसके कारण ही अर्थ जो है वो इसके आजू बाजू में घूम रहा है एक सिलेक्टेड पाथ के अंदर। सिलेक्टेड, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। एक सिलेक्टेड ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेविटेशन। तो आपको ध्यान में रखना है ग्रेविटेशन। उसके बाद
जो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल नीचे गिरा, एप्पल नीचे गिरा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में गिरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एप्पल है वो इस डायरेक्शन में नहीं गया, वो इस डायरेक्शन में नहीं गया, वो आया नीचे, ऐसा वर्टिकल डायरेक्शन में, हम उसको क्या कहते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड कह सकते हैं। ओके, डाउनवर्ड मतलब क्या कि वो नीचे आया, लेकिन कैसा आया, वर्टिकली, मतलब ऐसा सीधा सीधा नीचे आया, ऐसा क्रॉस नीचे नहीं आया, जिसको हम कहेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर जो एप्पल की मूवमेंट है या फिर हम उसको बोलेंगे उसका मोशन कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आती है वर्टिकली डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ के पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और इसीलिए जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ आया वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशन नहीं होता, जैसे कि हम अगर मून के पास गए, मून के ऊपर हम जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो वहां पे सब चीजें कैसी होती है, हवा में तरंगती है, बिकॉज कोई कुछ नीचे आता ही नहीं। क्यों नहीं आता, बिकॉज मून के पास फोर्स ही नहीं है उसको अट्रैक्ट करने का। तो इसलिए वहां पे मून पे हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ही सावधानी से वहां पे जाना पड़ता है, वहां पे सभी चीजें या फिर रिसर्च करना पड़ता है। तो ये ध्यान में रखना, यह है पूरा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद अनदर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो जो नेक्स्ट हमको कंसेप्ट पढ़ना है वो है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन ये दोनों किसके ऊपर काम करते हैं पता है आपको, वो करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक कोई भी सामान ले लो ऑब्जेक्ट, हम इसके अंदर में आपको एग्जांपल दूंगा कैसे ये क्या होता है, फोर्स मतलब क्या होता है, मोशन क्या होता है, सब आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं बॉल का। ओके, एक छोटा सा बॉल है हमारा, तो ये क्रिकेट का बॉल ले सकते हो, टेनिस बॉल जो आपको बॉल पकड़ना है, फुटबॉल पकड़ना है। ओके, तो ये हमारे पास एक बॉल है। ओके, सो यहाँ पे किसके ऊपर रखा हुआ है, एक सरफेस है अर्थ का, अर्थ के सरफेस के ऊपर मतलब ग्राउंड के ऊपर इसको रख दिया गया है। तो अभी अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स मतलब क्या कि हमने कुछ एक वेलोसिटी के अंदर उसको लात से किक किया, ओके, या फिर उसको बैट से हमने टच किया ये बॉल को। ठीक है, तो हम कहेंगे हमने ये फुटबॉल इसको कंसीडर करते हैं, हमने लात से इसको किक किया, तो जो लात हमने मारी उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। क्या कहते हैं उसको, फोर्स। तो फोर्स एक्ट हुआ किसके ऊपर, ये बॉल के ऊपर। तो बॉल क्या है, बॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा फिर, तो ऑब्जेक्ट है हमारा बॉल। ठीक है, तो ये सी है, यहां पे ध्यान में रखना सी। सो यहां पे बॉल हमारा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, अगर किसी फुटबॉल के ऊपर आपने लात से हिट किया, पैरों से हिट किया, तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो आगे की तरफ भागेगा, मतलब वो क्या आएगा, स्पीड में आएगा, वो मोशन में आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मोशन। तो फिर ये यहां से आ गया यहां पे, और ये बीच में जो क्रिया हुई, जो यहाँ पे प्रोसेस हुई, वो कौन सी है, मोशन है। मतलब ये जो फुटबॉल था पहले एक स्टेडी था, पहले एक स्थिर था, पहले वो मूवमेंट में नहीं था, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो वो मोशन में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आती है, जब उसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है फोर्स, ये होता है मोशन। मोशन मतलब मूवमेंट करना कोई ऑब्जेक्ट। और अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी खुद से मूवमेंट नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है कि नहीं। तो ये हमारे पास पेन है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कब लिखेगा, जब इसके ऊपर मैं ऐसा पकड़ूंगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा। ओके, एक्स अमाउंट का जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तभी ये लिखने लगा, मतलब वो मोशन में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर विदाउट फोर्स मोशन नहीं कर सकती, तो वहां पे जो मोशन करने के लिए उसको लगता है फोर्स। और ये फोर्स जो है वो दो चीजों को डिसाइड करता है। पहला है डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहला क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। दो चीजों को, पहली चीज है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में होगी ये कौन डिसाइड करता है, फोर्स। कैसे, अगर हमने इस साइड से ये बॉल को किक किया तो बॉल इधर जाएगा, अगर हमने नीचे से किक किया तो बॉल किधर जाएगा, बॉल जाएगा ऊपर। मतलब एक डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, फोर्स। मतलब हम किस साइड से हम फोर्स लगा रहे हैं वो डिसाइड करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बॉल है, वो किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो कौन सी होगी, ये फोर्स डिसाइड करता है। अगर हमने इस लेफ्ट साइड से इसको अगर किक किया तो राइट साइड में इसका मोशन का डायरेक्शन होगा। अगर हमने नीचे से मतलब डाउन साइड से अगर उसको किक किया तो अप साइड में उसका मोशन होगा। तो मतलब मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, तो फोर्स डिसाइड करता है। और दूसरी एक चीज डिसाइड करता है, वो होता है स्पीड। क्या डिसाइड करता है, स्पीड ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन। अगर हमने यहां पे धीरे से अगर बॉल को किक किया तो जो मोशन है वो धीरे धीरे होगी, मतलब जो स्पीड ऑफ मोशन होगा वो धीरे धीरे होगा। अगर हमने जोर से लात मारा, किक किया बॉल को, तो जो मोशन होगा वो फास्ट होगा। मतलब स्पीड ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है, फोर्स। एंड सेकंड, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन डिसाइड करता है, फोर्स डिसाइड करता है। तो आपको ये इतना ध्यान में रखना है यहाँ पे फोर्स एंड मोशन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। तो चलिए अभी थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं।
सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड नंबर का, वो है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हम जानेंगे। तो कभी कभी साइंस में ज्यादातर जो है 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही होती है। अगर आप नाम को देखोगे तो पहला है सर्कुलर मोशन। मोशन मतलब आपको पता चल गया, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आती है कब, जब उसके ऊपर हम एक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, तो वो होता है मोशन। और सर्कुलर मोशन में हम क्या कहेंगे, अभी मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन, जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है, जैसे कि बॉल की, वो होती है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कल का नाम आपने सुना है, सर्कल आपको पता है राउंडेड। अभी जो मोशन सर्कल के यहाँ पे शेप में होती है वो होती है सर्कुलर मोशन। ओके, तो फिर यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या कहेंगे, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। कोई एक पार्टिकल है हमारा, उसकी मोशन हो रही है लेकिन वो सर्कमफरेंस मतलब क्या होता है, ये जो पूरा हमने लाइन ड्रॉ किया है वो है एक सर्कल, और इसका जो पूरा ये यहाँ पे लाइन है पूरा, इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये हम ऑब्जेक्ट है, तो इसकी मूवमेंट हो रही है और ये सर्कमफेरेंस के सर्कल में हो रही है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो फिर ये ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो होगी सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, एक रस्सी ली, ओके, डोरी ली। तो उस रस्सी को हमने क्या किया, ये ऐसी रस्सी ली हमने, इसके ऊपर एक पत्थर हमने रख दिया है, ओके, पत्थर। तो हम क्या कहेंगे इसको, स्टोन। तो हमने इसके ऊपर स्टोन लगा दिया, ओके, और यहाँ पे बीच में हम खड़े, ओके, यहाँ पे बीच में हम खड़े। तो हमने क्या किया, वो रस्सी को ऐसे घुमाया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी रस्सी लगाई, इसको बांध दिया रस्सी को और ऐसे घुमाया। तो क्या होगा, जो पत्थर है वो ऐसा डायरेक्शन में वो एक सर्कल बनाएगा, सर्कल, और वो जो उसका ऑर्बिट होगा और वो जो मोशन परफॉर्म करेगा वो होगा सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपकी किताब में डायग्राम दी गई है, एक लड़का है जिसने डोरी को क्या किया है, अपना रस्सी को एक स्टोन लगाया है और ऐसा उसको घुमाया है। ठीक है, तो वो जो है वो स्टोन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा घूम रहा है, एक सर्कल बना रहा है, और उसको जो हमारी जो स्टोन होगा, जो पत्थर होगा, उसकी जो मोशन होगी उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो अभी ये सर्कुलर मोशन क्यों हुई, तो मैं आपको बताता हूं ये स्टोन ने सर्कुलर मोशन क्यों की। पता है आपको, एक उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है और वो है एक स्ट्रिंग। मतलब बिकॉज हमने स्ट्रिंग से उसको बांध के रखा है। अगर हमने वैसे ही अगर ऐसा पत्थर घुमाया स्ट्रिंग विदाउट स्ट्रिंग, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा नहीं। हम ऐसा फेंकेंगे तो वो उस डायरेक्शन में आगे चला जाएगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। हमने उसको डोरी से बांध रखा है, इसलिए वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सर्कुलर मोशन होती है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है पता है आपको, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ उसको क्या करता है, डायरेक्ट करता है। अभी ये स्टोन के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है पता है आपको, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा है, बिकॉज स्टोन को लग रहा है मैं बाहर जाना चाहता हूं, वो स्टोन बाहर जाना चाहता है, लेकिन ये स्ट्रिंग से वो बांधा हुआ है, इसलिए वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये हमारे सर्कल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये स्टोन जब यहाँ पे आता है तो इसकी मूवमेंट है, इसका जो वेलोसिटी है वो ऐसा होता है, लेकिन ये यहाँ से बंधा हुआ है और इसका डोरी जो है, इसका जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इतनी है, तो इसलिए वो यहाँ पे जा नहीं पाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। क्यों आ जाता है, बिकॉज हमने उसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। और इसी तरीके से ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है और जिससे ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ खींचती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। उसके साथ ही साथ जो मून है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बाजू में है मून। तो मून जो है वो उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज वो ये जो हमारी अर्थ है उसके यहाँ पे एक्ट हो रहा है अर्थ में। और वो यहाँ पे रस्सी है क्या, नहीं है, यहाँ पे रस्सी नहीं है, तो फिर क्या है, यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक रस्सी का काम करता है, जो कि ये मून को उसके ऑर्बिट के बाहर जाने ही नहीं देता, बिकॉज एक लिमिटेड है, और इसीलिए क्या होगा, ये ऐसा मूवमेंट करेगा और ये ऐसा मोशन करेगा, और ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। और ये क्या है, हमारा मून है, और ये क्या है, अपना अर्थ है। ठीक है, ये अपना अर्थ, तो ध्यान में रखना, ये है अर्थ, ये है मून, और ये मून ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये मून अर्थ की तरफ खींचा जा रहा है। यहाँ पे आपको वही एग्जांपल है, जब हमने डोरी से बांधा एक स्टोन को, तो वो स्टोन जो है वो बाहर नहीं जा पाया बिकॉज ये डोरी बंधी हुई है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये मून अर्थ के एक उसका जो एक रिवॉल्यूशन है, उसका ऑर्बिट है, उसके बाहर ही नहीं जाता बिकॉज वहां पे है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे यहाँ पे डोरी का काम हुआ है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है, डोरी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। और इसीलिए हमारे मून के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ खींचेगा। और यहाँ पे भी ये स्टोन बाहर क्यों नहीं गया, बिकॉज उसको डोरी जो है वो सेंटर की तरफ खींच रही थी, बिकॉज एक एक्स अमाउंट की डोरी है हमारे पास, और उतना ही वो सर्कल बनाएगा जितना ये स्ट्रिंग अपना लेंथ इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी है अपनी, वेलोसिटी
वो कैसे होगी, स्टोन की वेलोसिटी। तो जो स्टोन होगा हमारा, वो स्टोन की जो वेलोसिटी होगी गाइज, तो यहाँ पे एक डोरी है, यहाँ पे हमने बीच में उसको पकड़ के रखा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब क्या, ये जो है वो इस वेलोसिटी में आगे बढ़ेगा, है कि नहीं, आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ेगा नहीं, बिकॉज कैसा कि यहाँ तक कि अपनी जो स्ट्रिंग यहाँ तक आएगी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल क्यों बोलेंगे, बिकॉज ये हमारी रस्सी है और हमारी पार्टिकल यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट जैसे टी, परपेंडिकुलर हम जिसको कहते हैं, इसकी वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी। और यहाँ पे इसको बांध के रखा है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं जा पाएगा। जब वो पार्टिकल यहाँ पे आएगा, मतलब हमारा स्टोन, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल। जब वो पार्टिकल हमारा यहाँ पे आएगा, तब उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। जब वो पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। जब वो पार्टिकल यहाँ पे आएगा उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। लेकिन वो वेलोसिटी बाहर की तरफ है, लेकिन वो बाहर जा नहीं पा रहा है, बिकॉज वहाँ पे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज पे सेंट्रीपिटल फोर्स से ही सर्कुलर मोशन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वॉच ले लें, ओके, वॉच आपने देखा है जो आपको टाइम दिखाती है, तो उसके अंदर जो हमको हैंड्स होते हैं, ओके, वॉच के मिनट हैंड, उसके बाद सेकंड हैंड होता है, एंड उसके बाद क्या होता है, हावर हैंड होता है। तो यहाँ पे वो क्या होता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, मूवमेंट करता है। कौन सी मूवमेंट होती है, उसकी सर्कुलर मोशन। क्यों होती है, बिकॉज एक सेंटर में उसको अटैच किया हुआ है, उसको बांधा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो एक मोशन परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रिंग का एग्जांपल है, हमको स्ट्रिंग, डोरी, और वहां पे हमने पत्थर लगाया है, वो बेस्ट एग्जांपल है। और जिससे क्या हो रहा है, जो स्टोन है वो सेंटर की तरफ खींचा जा रहा है, मतलब वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर है और जिससे ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ खींचा आ रहा है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केपलर्स लॉ। ओके, केपलर्स लॉ, केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, ये जान के आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि 3 लॉ यहाँ पे दिए गए थे। और उसके बाद ये केपलर्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड था, सबसे पहले तो आपको एस्ट्रोनॉमर्स मतलब पता होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमर्स क्या होता है। सो जो आपको पता है कि हमारा जो स्पेस है, स्पेस के अंदर जो हमारे अर्थ है, जैसे कि हम उसको प्लैनेट्स कहते हैं, वो प्लैनेट्स की मूवमेंट कैसी होती है, या फिर स्पेस के अंदर मून का पढ़ाई करने वाला, स्पेस के अंदर जो प्लैनेट्स है उसका पढ़ाई करने वाला जो आदमी होता है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, ओके, जिसको हम खगोल शास्त्रज्ञ भी कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो गैलीलियो था, ये गैलीलियो क्या है, एक साइंटिस्ट था जो एस्ट्रोनॉमर्स था। एस्ट्रोनॉमर्स मतलब जो प्लैनेट का या फिर स्पेस से रिलेटेड पूरा पढ़ाई करने वाला, वो था गैलीलियो। तो बिफोर 16th सेंचुरी, जब अभी 21 सेंचुरी चल रहा है, सो जो गैलीलियो था वो बिफोर 16th जब सेंचुरी चल रही थी, 16 से पहले, तब वहां पे टेलीस्कोप नहीं था, तो खुली आंखों से ही देखते थे ये साइंटिस्ट कि यहाँ पे जो मोशन है, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट का मोशन कैसे हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पढ़ाई करते थे। तो उसके बाद फिर आया केपलर। कौन आया, केपलर साइंटिस्ट 16th सेंचुरी में। और इन्होंने क्या किया, एक डाटा कलेक्ट किया प्लैनेटरी मोशन का, कि प्लैनेट कैसे मोशन करते हैं, ये हमारे स्पेस के अंदर प्लैनेट मोशन कैसे करते हैं, ऐसा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया। और उस डाटा के आधार पे उन्होंने 3 लॉ दिए, जिसको हम केपलर्स लॉ कहते हैं। और ये केपलर के 3 लॉ दिए थे उन्होंने, जिसको हम केपलर्स लॉ कहते हैं। तभी अब हम ये देखते हैं कि केपलर्स लॉ जो है वो इन्होंने क्यों दिया, बिकॉज ये जो है वो आगे हमको हेल्प करे। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब हमने सैटेलाइट उसके अंदर ले गए हम, ओके, स्पेस के अंदर, तो जब हमको स्पेस का इंफॉर्मेशन होगा तभी हम सैटेलाइट सक्सेसफुली लैंड कर पाएंगे मून के ऊपर, या फिर आगे जो भी प्रोसेस है वहां पे कर पाएंगे। बिकॉज कब, जब उसकी इंफॉर्मेशन हमको होगी। और इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स एक बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया ब्रांच है। तो यहाँ पे केपलर्स के हम 3 लॉ देखेंगे कि केपलर्स ने क्या कहा, कैसे मोशन करते हैं प्लैनेट। सो ये जो केपलर्स के लॉ थे, ये जो प्लैनेटरी मोशन के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं केपलर्स के लॉ। सो अभी इस पार्ट 1 का लास्ट पार्ट हम देखते हैं टॉपिक, जो कि है केपलर्स लॉ। सो केपलर्स लॉ यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आपको समझाता हूं। ये 2 जो लॉ है, ये फर्स्ट लॉ, ये है सेकंड, ये है थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये जो 2 लॉ है ये इस डायग्राम के ऊपर डिपेंड है, और जो थर्ड लॉ है वो इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। तो पहला लॉ हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। और ये लॉ किस लिए, बिकॉज हमको पढ़ाई करने के लिए स्पेस का, हमारा ऑर्बिट्स का, या फिर हमारे जो प्लैनेट्स है वो किस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्यूशन करते हैं, उसका हमको हेल्प हुआ इसका पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमने केपलर्स के लॉ देखे, या फिर आपको पढ़ाई के लिए है। तो पहला है, द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो ऑर्बिट है प्लैनेट की, ऑर्बिट मतलब क्या होता है, ऐसा एक एरिया जिसके अंदर प्लैनेट जो घूमता है, उसको हम बोलेंगे ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। इज एन इलिप्स, एक इलिप्स की तरह है,
जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हो, ये सर्कल की तरह है क्या? नहीं, एक इलिप्स है। ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसकी, मतलब राउंडेड नहीं है, थोड़ा एक के जैसी है, जिसको हम इलिप्स कहते हैं, विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। और एक जो फोकस है, फोकाई मतलब क्या होता है? फोकस। तो जो सन है वो है बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है सन, ये बीच में है, ठीक है। तो ये फोकाई यहाँ पे साइड में भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फोकस कौन है? बीच में कौन है? सन है। और सन के अराउंड में कौन यहाँ पे रिवॉल्यूशन करता है? आपको पता है कौन? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट के अंदर हमारा मर्क्यूरी है, ओके, उसके बाद जुपिटर है, अपना अर्थ है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये सभी क्या है? अपने प्लैनेट्स है। तो प्लैनेट्स इसके अंदर क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन करेंगे। तो ये सीधा सीधा है पहला, मुझे लगता है बहुत ही ईजी है। अपना ये जो पॉस्टुलेट या फिर लॉ है केप्लर्स का, पहला लॉ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है या फिर इजी है। द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो ऑर्बिट होती है प्लैनेट की वो इलिप्स की तरह होती है। एंड दूसरी बात की सन एक फोकस की तरह वहां पे प्रेजेंट होता है। हो गया काम, पहला लॉ अपना हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है? ठीक है, दूसरा लॉ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट। सो ये जो लाइन यहाँ पे देख सकते हो आप, ये किसको जोड़ रहा है? यहाँ पे एक प्लैनेट है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? एक प्लैनेट है जो यहां से यहां तक गया। प्लैनेट हमारा पूरा मूवमेंट कर रहा है। तो यहां से फिर बाद में हमने सिर्फ ये किया कि यहां से यहां तक आया प्लैनेट, उसके बाद यहां से प्लैनेट हमारा यहां तक आया। तो उसने पूरी मूवमेंट की, लेकिन हमने तीन ही जगह पे उसको क्या किया? दिखाया, यहाँ पे कैच किया। ये तीन ही जगह हमको नोटिस करनी है आपको सिखाने के लिए। वो पूरा मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ये तीन जगह पे क्या, कैसे, आपको पढ़ाऊंगा। तो पहला है द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट। सो जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये सन, एंड यहाँ पे जो मूवमेंट कर रहा है ये ऑर्बिट के अंदर, वो कौन है? प्लैनेट। तो जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो क्या कर रहा है? स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या कर रहा है? इक्वल एरिया जो है वो स्वीप्स कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या कि जो ए है वो ए से हमारा बी तक जब आएगा तो जितना उसको टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको सी से डी में आने तक लगेगा। और आप कहेंगे सर ये तो हमको छोटा दिख रहा है, ये एरिया छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए तो ये लॉ हमको पढ़ना है कि जो हमारा सन है उसके अंदर जो प्लैनेट होता है वो जो एक जगह पे एक स्वीप, ये प्लैनेट जो है वो स्वीप्स करता है। स्वीप्स मतलब क्या करना? प्रोड्यूस करना कि इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इतना जो एरिया उसने ट्रैवल किया अपने प्लैनेट ने, उतना ही एरिया यहाँ पे और उतना ही टाइम भी यहाँ पे लगेगा। इसलिए हमने किया ए एस बी, मतलब ए एस बी, ये एरिया ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो इक्वल है सी एस डी। समझ में आएगा? सी एस डी। तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जितना उसको टाइम लगा जाने के लिए, ओके, जितना एरिया, ये जो एरिया है एंड टाइम है, मतलब ये यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा स्टार कर देता हूँ। तो ये जो एरिया है हमारा वो कौन सा एरिया है? वो है सी एस डी। और ये जो एरिया है हमारा वो कौन सा है? ए एस बी। और ये दोनों एरिया क्या है? सेम है। और इसको ट्रैवल करने के लिए टाइम भी सेम लगा है। मतलब क्या कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ से डी से जब सी तक हमारा प्लैनेट गया तो यहाँ पे जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ पे लगा, और यहाँ पे जितना एरिया कवर हुआ उतना ही एरिया यहाँ पे कवर हुआ। यह है अपना केपलर्स का सेकंड लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड लॉ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन मतलब क्या? कि ऐसा घूमना, इसका पीरियड का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो क्या हमने पढ़ा? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जो स्क्वायर है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है? किसके साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ओके, बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ओके, सो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस किसके बीच में? यहाँ पे, ये सन एंड प्लैनेट के बीच में, जिसको हम आर कहेंगे, रेडियस। और ये रेडियस का क्या आएगा? क्यूब आएगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा रेडियस का क्यूब। और ये टी स्क्वायर क्या है? पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन। जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका स्क्वायर है, मतलब टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? सन एंड प्लैनेट के बीच में का जो रेडियस है उसका स्क्वायर, मतलब है क्यूब ऑफ, क्यूब मतलब क्या? उसका क्यूब। ओके, नॉट स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, क्यूब ऊपर में स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, मतलब 3 आएगा इसका पावर। सो क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है आपको समझना है कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट एंड सन, ये दोनों के बीच में का। बिकॉज जब ओके, आपको ध्यान में रखना यहाँ पे इसका जो टाइम है वो बढ़ेगा, मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा? अपना रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कैसे? तो अभी यहाँ पे हम छोटा, हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा सन है, ये इसकी ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये इसकी ऑर्बिट है प्लैनेट की, प्लैनेट हमारा इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। तो इसका जो स्क्वायर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? आर क्यूब के साथ है। मतलब अगर ये बढ़ गया, ओके, तो ये जो आर है वो भी बढ़ेगा। अगर ये घट गया तो आर जो है वो घटेगा। यहाँ पे आर कम है
ओके आर कम क्यों है? बिकॉज यहाँ पे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कम है। यहाँ पे जो रेडियस है आर है वो ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ज्यादा है, ये है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, और यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इसका रेडियस भी ज्यादा है। मतलब कोई भी चीज या फिर कोई फिनोमिनन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है? जब एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। अगर एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ेगा, उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या? अगर अब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ क्या बढ़ेगा? उसका क्यूब मीन डिस्टेंस जो होगा प्लैनेट एंड सन का वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम छोटा सा आपको और एक बार समझाता हूँ। ये हमारा छोटा है तो यहाँ पे ये आर क्यूब है और ये जो पूरा घूम रहा है ये है टी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे छोटा है ठीक है नहीं, यहाँ पे अगर बढ़ा लिया तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है। ठीक है, आर क्यूब बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ये पूरा बढ़ रहा है, मतलब टी स्क्वायर, इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर। मतलब क्या कि अगर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का टाइम बढ़ रहा है तो उसके साथ ही साथ उसका क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट एंड सन, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस, मतलब जो कि रेडियस है आर क्यूब है, वो भी बढ़ेगा। तो ये आपको बताया है केप्लर्स ने थर्ड लॉ के अंदर। ठीक है, तो ये 3 लॉ है केप्लर्स के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में क्या आएगा? ये टी स्क्वायर वो ऊपर आएगा अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। क्या होता है? कांस्टेंट, एक अमाउंट होता है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको केप्लर्स के 3 लॉ को। तो मुझे लगता है गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन देखा, उसके बाद हमने मोशन एंड फोर्स देखा। ओके, उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, लास्टली हमने केप्लर्स के लॉ देखे। ये हमारा पार्ट जो फर्स्ट था ये ग्रेविटेशन चैप्टर का। ये जो पार्ट है या फिर ये चैप्टर है ये 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। पार्ट फर्स्ट यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। इसी के साथ गाइज यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।